नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। चीन ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। उसने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए एक नए संगठन की स्थापना की है, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस नए मंच को इंटरनेशनल मीडिएशन फोरम नाम दिया गया है। इस संगठन का उद्देश्य देशों के बीच विवादों को बातचीत और मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है। इस फोरम की शुरुआत चीन के हांगझोउ शहर में हुई है। खास बात यह है कि इस संगठन में पाकिस्तान, क्यूबा, कंबोडिया, श्रीलंका, कजाकिस्तान समेत 33 देश शामिल हो चुके हैं। चीन ने इसे ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बताया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम चीन की वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए आईसीजे या अन्य पश्चिमी संस्थानों का सहारा लिया जाता रहा है। चीन का ये नया फोरम एक वैकल्पिक मंच के रूप में उभर सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो पश्चिमी प्रभाव से बाहर निकलना चाहते हैं। हालांकि कुछ देशों ने इस पहल पर सवाल भी उठाए हैं। वो इसे चीन के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास मानते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले लिया है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर 117 ड्रोन से हमला कर उसकी वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके जवाब में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 21 घायल हो गए हैं। खार्किव के मेयर इगोर टेरेखू ने बताया कि इस हमले में 18 बहुमंजिला इमारतें और 13 निजी मकान या तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए या पूरी तरह ढह गए हैं। रूस ने इस अटैक में 48 शहीद ड्रोन, 2 मिसाइल और 4 एरियल ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की ओर से किए गए ड्रोन हमलों में रूस के कई बम वर्षक विमान नष्ट हुए थे, जिससे उसकी वायुसेना की क्षमता पर सीधा असर पड़ा। यूक्रेन की रणनीति अब सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि वो रूस में गहराई से घुसकर स्ट्राइक कर रहा है। वहीं रूस से सिविलियन इलाकों को निशाना बनाकर यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया है कि अब युद्ध एक नो लिमिट कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ग्रेटा थनबर्ग एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में है। इस बार कारण है उनका गाजा पट्टी के लिए मानवीय सहायता लेकर जहाज से रवाना होना। ग्रेटा और उनके साथियों ने गाजा में जारी मानवीय संकट को देखते हुए राहत सामग्री भेजने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि वो शांति और मानवता के लिए खड़ी है और युद्धग्रस्त इलाकों में मदद पहुंचाना उनका नैतिक कर्तव्य है। ग्रेटा ने अमेरिका और ब्रिटेन से सुरक्षा की मांग की है ताकि जहाज गाजा तक सुरक्षित पहुंच सके। हालांकि इजरायल ने इस मिशन का कड़ा विरोध किया है। इजरायली सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी हालत में इस जहाज को गाजा में घुसने नहीं देंगे। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जहाज घुसने की कोशिश करता है तो उसे रोका जाएगा और सवार लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी बहस का विषय बन गया है। जहां कुछ लोग ग्रेटा के साहस की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे राजनीतिक हस्तक्षेप मान रहे हैं। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के सदस्यों को ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी देने से रोकने के लिए कई शहरों में पुलिस ने कार्रवाई की। पंजाब प्रांत में कम से कम 36 अहमदियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अहमदिया मुसलमानों के घरों पर छापे मारे, उनके फ्रिज की तलाशी ली और कुर्बानी का मांस जब्त किया। कुछ मामलों में उन्हें ईद की नमाज पढ़ने से भी रोका गया। ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक निर्णय में कहा था कि गैर मुस्लिमों को अपने पूजा स्थलों के भीतर धार्मिक प्रथाओं का पालन करने से रोकना संविधान के खिलाफ है। अहमदिया समुदाय के प्रवक्ता ने कहा, कानून हमें अपने घरों के भीतर धार्मिक प्रथाओं का पालन करने की अनुमति देता है, लेकिन
अब वो भी एक समस्या बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने समुदाय के नेताओं को 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया और उनसे लिखित आश्वासन मांगा कि वो ईद की कुर्बानी नहीं देंगे। मानवाधिकार संगठनों ने इस कार्रवाई की निंदा की है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान की कराची की एक जेल में मची अफरा तफरी में 216 कैदी फरार हो गए। यह घटना उस वक्त हुई जब जेल परिसर में अचानक भूकंप के झटके महसूस किए गए। डर और हड़कंप के बीच कैदियों ने जेल के मेन गेट से भागने का मौका ढूंढा और देखते ही देखते सैकड़ों कैदी फरार हो गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया। कई कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी अभी भी फरार हैं। अधिकारियों के अनुसार जेल की दीवारों और सुरक्षा व्यवस्था को भूकंप से नुकसान पहुंचा, जिससे कैदियों को भागने का मौका मिला। जेल प्रशासन ने बताया कि कुछ कैदी पहले से ही भागने की फिराक में थे और भूकंप ने उनके लिए एक अप्रत्याशित मौका बना दिया। पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया और सीमाओं की निगरानी बढ़ा दी गई है। सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। ये घटना पाकिस्तान जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। सोशल मीडिया पर मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार सना की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 17 वर्षीय सना के लाखों फॉलोअर्स थे, लेकिन उनकी जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उसने एक युवक का लव प्रपोजल ठुकरा दिया। घटना पंजाब प्रांत के दीपालपुर शहर की है। सना अपने घर में थी जब एक युवक 10वीं पास बेरोजगार फैसल हथियार लेकर अंदर घुसा और उस पर गोलियां चला दी। सना की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से सना से एक तरफा प्रेम करता था। उसने कई बार सना को प्रपोज किया, लेकिन सना ने हर बार उसे ठुकरा दिया। इससे नाराज होकर उसने यह कदम उठाया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर फैंस और आम लोग सना की मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। यह घटना बताती है कि एक तरफा प्यार और मानसिक अस्थिरता किस हद तक खतरनाक हो सकती है। सवाल यह भी उठता है कि क्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता खासकर लड़कियों के लिए खतरे का कारण बन रही है। जवाबों में हूँ तुझे कमर हाय चाल शेकी शेकी हाय कितनी सुंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उनका देश अब भीख का कटोरा लिए दुनिया में घूम रहा है। IMF, चीन, सऊदी अरब हर दरवाजे पर कर्ज की याचना हो रही है। रुपया ध्वस्त, विदेशी भंडार खत्म और आम जनता महंगाई में पिस रही है। सेना का बजट बढ़ता जा रहा है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य बेहाल है। पाकिस्तान अब एक असफल राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, जो खुद अपने अस्तित्व के लिए हाथ फैला रहा है। सवाल यह है, अब और कितना गिरेगा पाकिस्तान और क्या इससे कभी उबर पाएगा? देखिए एक रिपोर्ट। शहबाज शरीफ ने खोली पाकिस्तान की पोल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने हालिया बयान में खुद स्वीकार किया है कि देश अब भीख का कटोरा लेकर दुनिया के सामने खड़ा है। उनका यह बयान सिर्फ एक भावनात्मक टिप्पणी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की गिरती आर्थिक स्थिति और आत्मसम्मान की पूरी तरह से समाप्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमें बार बार दूसरों से मांगना पड़ता है और ये राष्ट्रीय गौरव के लिए शर्मनाक है। And other Central Asian states are growing even stronger as we are ready to build mutually beneficial trade, investment and economic ties. China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan.
and so are others, Turkey, Qatar, UAE. But let me make this point abundantly clear. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder, because it ultimately translates on the shoulders of this great nation. कर्ज पर जिंदा पाकिस्तान। पाकिस्तान आज कर्ज पर जिंदा है। आईएमएफ, चीन, सऊदी अरब और यूएई से बार बार कर्ज लेकर देश चलाया जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है और पाकिस्तानी रुपए की कीमत ऐतिहासिक रूप से गिर चुकी है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि ये बन गई है कि उसे कौन सा देश कब और कितनी रकम भीख में देगा। आर्थिक गिरावट की खतरनाक तस्वीर। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ गिर चुकी है, बेरोजगारी दोगुनी हो चुकी है और मुद्रास्फीति ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया अब 300 से भी नीचे चला गया है। छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं और निवेशक पाकिस्तान से पलायन कर रहे हैं। ये आंकड़े नहीं, चेतावनी की घंटी है। राजनीतिक अस्थिरता और सेना का वर्चस्व। देश की बदहाली में राजनीतिक उठापटक और सेना का लगातार दखल एक बड़ा कारण है। पाकिस्तान में सरकारें जनता के वोट से नहीं, सेना की मर्जी से बनती बिगड़ती है। सैन्य बजट हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा का हाल बदतर हो चुका है। ये लोकतंत्र नहीं, छद्म लोकतंत्र का कड़वा सच है। भारत की तुलना में पाकिस्तान की स्थिति शर्मनाक। जहां भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वहीं पाकिस्तान आर्थिक दिवालियापन की कगार पर खड़ा हुआ है। भारत चंद्रयान, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहल से दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हुए खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हास्य का पात्र बना रहा है। विश्व मंच पर अपमान और अविश्वास। आज आईएमएफ और विश्व बैंक पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले सख्त शर्तें लगाता है। चीन ने अपने कर्ज की वसूली के लिए दबाव बढ़ा दिया है और सऊदी अरब भी साफ कर चुका है कि बिना सुधार के कोई मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान अब सिर्फ मांगने वाला देश बनकर रह गया है, जिस पर कोई भरोसा नहीं करता। क्या पाकिस्तान बच पाएगा? अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खुद को इस दलदल से निकाल पाएगा? जवाब आसान नहीं है। जब तक सेना के प्रभाव को कम नहीं किया जाता, जब तक टैक्स प्रणाली में सुधार और शिक्षा स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती, तब तक पाकिस्तान की स्थिति नहीं सुधरेगी। और अगर ये सुधार नहीं हुए तो पाकिस्तान के लिए अगला कदम दिवालिया राष्ट्र घोषित होना ही बचेगा। जब कोई राष्ट्र अपने प्रधानमंत्री के मुंह से सुनता है कि हम भीख मांग रहे हैं, तो ये किसी मजाक का हिस्सा नहीं, बल्कि उस मुल्क की पूरी व्यवस्था की पराजय का प्रमाण होता है। पाकिस्तान आज उसी मुकाम पर खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बांग्लादेश में करेंसी नोटों को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। देश के नए नोटों से अब राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें लगाई गई हैं, जो देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। शेख मुजीब, जिन्हें बंग बंधु कहा जाता है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के प्रमुख सूत्रधार रहे हैं। अब तक जारी अधिकांश नोटों पर उनकी तस्वीर मौजूद थी। इस बदलाव ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो शेख मुजीब की बेटी हैं, उनकी पार्टी अवामी लीग पर पहले भी व्यक्तिगत प्रचार के आरोप लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये बदलाव जनता की भावना से खिलवाड़ है, जबकि सरकार का कहना है कि ये देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने की दिशा में एक कदम है।
नए नोटों पर मंदिरों की तस्वीरें, बौद्ध विहार और प्राचीन हिंदू मंदिर दर्शाए जा रहे हैं। बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध समुदाय भी रहते हैं। ऐसे में ये बदलाव सांप्रदायिक सौहार्द की दिशा में एक नया संकेत हो सकता है या फिर राजनीति में एक नई रणनीति। अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आया है और इस बार वजह है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क। जैसे ही ट्रंप प्रशासन से उनकी दूरी बनी, मस्क ने खुलकर हमला बोला और कहा ट्रंप को पद से हटाया जाना चाहिए। इलॉन मस्क का यह बयान न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी हलचल मच चुकी है। मस्क का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन देश को पीछे ले जा रहे हैं और लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा इलॉन मस्क पागल हो गए हैं, अब उनके सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। मस्क की कंपनियों को अमेरिकी सरकार से कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। स्पेस एक्स, टेस्ला और न्यूरोलिंक जैसी कंपनियां कई सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं, लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के बाद मस्क को बड़ा कारोबारी झटका लग सकता है। राजनीति और कारोबार के इस टकराव ने अमेरिका के पावर सेंटर्स को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ है नवाचार और टेक्नोलॉजी के समर्थक, तो दूसरी तरफ है पारंपरिक सत्ता। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए 12 देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन देशों में अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। इसके अलावा 7 अन्य देशों पर आंशिक रूप से रोक लगाई गई है। ट्रंप ने इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है और कहा है कि वो अमेरिका को खतरनाक लोगों से बचाना चाहते हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वो किसी धर्म या नस्ल के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या जहां से कट्टरपंथियों की एंट्री की आशंका है, वहां से आने वालों पर रोक लगाना जरूरी है। उनका यह कदम अमेरिका में सुरक्षा के नाम पर लिए गए बड़े फैसलों में गिना जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। कई मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इसे एक भेदभावपूर्ण और इस्लामोफोबिया नीति करार दिया है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने जनवरी 2017 में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें 7 मुस्लिम देशों इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन के नागरिकों द्वारा अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका के कोलोराडो राज्य में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां इजरायल समर्थक लोगों पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब लोग एक सार्वजनिक स्थल पर इजरायल के समर्थन में जुटे हुए थे। अचानक एक संदिग्ध व्यक्ति वहां आया और फ्री फलस्तीन के नारे लगाते हुए पेट्रोल बम फेंक दिया। इस हमले में कुल 8 लोग झुलस गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हमले की जांच FBI और स्थानीय प्रशासन दोनों कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में इसे एक हेट क्राइम और आतंकवादी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। कोलोराडो की यह घटना अमेरिका में बढ़ रहे सामाजिक और राजनीतिक तनाव को दर्शाती है, विशेषकर इजरायल फलस्तीन संघर्ष को लेकर हो रहे ध्रुवीकरण की। घटना के बाद अमेरिका और इजरायल के कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की है और शांति की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा पट्टी में संघर्ष विराम को लेकर एक बार फिर टकराव की स्थिति बनी। अमेरिका ने एक प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया, जिसमें इजरायल और हमास के बीच युद्ध को रोकने की अपील की गई थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 15 में से 14 देशों ने वोट किया, लेकिन अमेरिका के वीटो के चलते ये पारित नहीं हो सका। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और वो जब तक
हमास से खतरा महसूस करेगा तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रख सकता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब गाजा में हालात बेहद गंभीर है और नागरिकों की जान पर बन रही है। इस वीटो से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि अधिकांश देश चाहते हैं कि गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए तत्काल युद्ध विराम हो। फलस्तीन पक्ष का कहना है कि ये वीटो हमास नहीं बल्कि आम नागरिकों के खिलाफ है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यूंग ने शानदार जीत दर्ज की है। इस ऐतिहासिक चुनाव में ली जे म्यूंग ने दक्षिणपंथी विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को कड़े मुकाबले में हराया। विपक्षी उम्मीदवार ने हार स्वीकार करते हुए लोकतंत्र की भावना का सम्मान किया। ली जे म्यूंग के जीतने के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौट आई है। जनता ने उनके प्रगतिशील नीतियों और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को समर्थन दिया। ली जे म्यूंग ने अपने भाषण में आर्थिक सुधार, रोजगार सृजन और उत्तर कोरिया के साथ बेहतर संबंधों की दिशा में काम करने का वादा किया। इस जीत को दक्षिण कोरियाई राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। ली की छवि एक जनहितैषी नेता की रही है, जिन्होंने गरीबों और श्रमिक वर्ग के लिए काम किया है। वो पहले भी गवर्नर के रूप में अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखा चुके हैं। अब सभी की निगाहें उनके कार्यकाल पर रहेंगी कि वो अपने वादों को कितनी मजबूती से निभाते हैं। न्यूजीलैंड की सांसद मेलिसा ली ने हाल ही में संसद में एक फेक न्यूड फोटो दिखाई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक से सिर्फ 5 मिनट में तैयार किया गया था। उन्होंने बताया कि यह तस्वीर डीपफेक तकनीक से बनाई गई है, जो दिखने में पूरी तरह असली लगती है लेकिन पूरी तरह नकली होती है। उनका उद्देश्य था इस बात को उजागर करना कि एआई और डीपफेक टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है और इसके जरिए महिलाओं, नेताओं और आम लोगों की छवि को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मेलिसा ली ने कहा कि अगर समय रहते एआई पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून नहीं बनाए गए तो इसका दुरुपयोग बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा कि डीपफेक वीडियो और फोटो से न केवल लोगों की प्रतिष्ठा खतरे में है, बल्कि ये चुनावों और लोकतंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। उनका ये कदम दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने संसद में खुद का डीपफेक उदाहरण देकर इसकी गंभीरता को सामने लाया। अब ये मामला न्यूजीलैंड के बाहर भी चर्चा में है और एआई रेगुलेशन की मांग दुनिया भर में तेज होती दिखाई दे रही है। इसी के साथ देश दुनिया में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।